Today we are going to discuss the fate of the germinal layers. आज हम लोग जो प्रारंभिक भ्रूणी स्तर होते हैं उनका भविष्य क्या होता है, भविष्य में उनसे किन अंगों का निर्माण होता है, इस बारे में बात करेंगे. After formation of the blastula, the changes which are going on in the blastula are called as gastrulation changes. ब्लास्टुला के निर्माण के बाद जो भी परिवर्तन ब्लास्टुला में होते हैं उनको हम लोग गैस्ट्रुलेशन चेंजेस कहते हैं. उसके पश्चात गैस्ट्रुला का निर्माण होता है और जब गैस्ट्रुला बन रहा होता है उस दौरान जो परिवर्तन होते हैं उस समय प्रारंभिक भ्रूणीय स्तरों का निर्धारण हो जाता है. ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो in the process of the gastrulation, primary embryonic layers are being finalized and established. Out of these primary layers, if we see alveolus of an early gastrula, then we'll find that there is an area which is called as neuroectodermal plate. This is the outer layer of the body, and rest of the area is actually the ectodermal area which is going to form the ectoderm in the future. Inside the inner layer there is an area which is called as notochordal area, and this area will form the notochord, and this notochord is represented in the form of the centrum in the vertebrae. Then there are two lateral structures. These are called as mesodermal pouches, which will develop later on in the form of the pouch, and these are called as mesodermal areas, and rest of the area is endodermal area. This cavity is archintron and this is blastocele. So this is then structure of an early gastrula stage. आज हम लोग प्रारंभिक भ्रूणी स्तरों के बारे में बात करेंगे, जो कि प्रारंभिक स्तर होते हैं जिनसे भविष्य के में चल करके अन्य अंगों का निर्माण होता है. ये जिस समय ब्लास्टुला गैस्ट्रुला में परिवर्तित हो रहा होता है उस स्टेज को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रुलेशन अवस्था. और इस गैस्ट्रुलेशन अवस्था में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं किसी भी जो ब्लास्टुला है उसमें, और वो परिवर्तनों के पश्चात gastrula का निर्माण होता है. Here we can see an early stage of the gastrula, and in this stage we can clearly see that this is the area which is called as neuroectodermal area, and this is the part of the ectoderm, and this will form the nervous system and related organs in future, and rest of the area will form the ectoderm. इस प्रारंभिक जो हमारा प्रारंभिक गैस्ट्रुला की अवस्था जो होती है, या गैस्ट्रुला की जो अर्ली स्टेज होती है, उसमें अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि जो बाहरी परत है कोशिकाओं की, इन कोशिकाओं के परत में ये ऊपर का क्षेत्र जो होता है ये कहलाता है न्यूरोएक्टोडर्मल एरिया. ये एक्टोडर्म की ही कोशिकाएं होती हैं, एंड दिस एरिया इज गोइंग टू फॉर्म द नर्वस सिस्टम एंड रिलेटेड ऑर्गन इन द फ्यूचर. और रेस्ट ऑफ द एरिया इज कॉल्ड एज एक्टोडर्मल एरिया. और जो शेष बची हुई कोशिकाएं हैं वो सब एक्टोडर्मल कहलाती हैं, और वो एक्टोडर्म का जो अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि उनसे क्या बनना है वो हम अभी बात करेंगे. अंदर की स्तर को अगर हम देखें, इनर लाइनिंग को देखें, तो इसमें ऊपर का ये क्षेत्र जो है, दिस एरिया इंडिकेट्स द नोटोकॉर्डल एरिया, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज द सेंट्रम ऑफ द वर्टिब्री इन फ्यूचर इन द केस ऑफ द वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, जो कशेरुकी जंतु होते हैं, उनमें ये क्षेत्र जो होता है जिससे कि नोटोकॉर्ड बनी है, नोटोकॉर्ड टुकड़ों में टूट जाती है और जो कशेरुका के अंदर का जो सेंट्रम वाला भाग होता है उसका निर्माण करता है ये. और जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं या जो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स होते हैं उनके केस में नोटोकॉर्ड बनती है, वेल डिफाइंड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है. पर वर्टिब्रेट्स में टुकड़ों में टूट जाता है. वर्टिब्री होती हैं, उनमें जो सेंट्रम का हिस्सा होता है वो रिप्रेजेंट करता है. इसमें जो ये दो अगल बगल के जो क्षेत्र हैं ये मेसोडर्मल एरिया होते हैं, और ये मेसोडर्मल एरिया जो हैं इनसे भविष्य में चल के मेसोडर्म का निर्माण होगा, और मेसोडर्म के ये बाहर की तरफ उभरेंगे, उभर करके एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, और ये पहले इस अवस्था में रहेंगे, फिर बाद में इनमें भी 3 ब्रांचेज हो जाती हैं. तो एक ऊपर को जाएगा, एक बीच का है, एक नीचे वाला हिस्सा है. इनके बारे में डिटेल कभी बाद में बात करेंगे. तो ये जो है मेसोडर्म का एरिया हो गया.
और ये वाला हिस्सा जो होता है ये एंडोडर्म का होता है, जो कि मोस्टली हमारे गट का पार्ट बनाता है, कुछ और स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए किसी भी एम्ब्रियो में जो प्रारंभिक एस्ट्रल स्टेज उसमें अगर देखें तो विल फाइंड कि देयर इज एन न्यूरो एक्टोडर्मल एरिया, देन नोटोकॉर्डल एरिया और नोटोकॉर्डल प्लेट, देन द मेसोडर्मल pouches or mesoderm, and the cells which are going to represent the endoderm of the future. Now, what is the fate of these layers? Means there are three basic layers: ectoderm, endoderm, and mesoderm. Ectoderm, this entire ectoderm, the mesoderm, and endoderm. These are the three basic areas, and these structures will form, these layers will form different organs of the body in future. ये जो प्रारंभिक तीन जो भ्रूणीय स्तर हैं, ये भ्रूणीय स्तर जो हैं इनमें एक है एक्टोडर्म जो कि सबसे बाहर आवरण बनाता है, एक मध्यस्तर होता है मेसोडर्म का, और एक अंतस्तर होता है एंडोडर्म का। तो इन तीनों से किन किन अंगों का निर्माण होगा अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम देखें तो जो एक्टोडर्म का एरिया होता है इससे क्या बनता है? इससे बनती है हमारे शरीर की एपिडर्मिस। हमारी जो एपिडर्मिस में जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं वो सब भी इसी से बनती है। इसके अलावा एपिडर्मिस के जो रूपांतरण होते हैं जैसे कि नाखून हुए, बाल हुए, खुर हुए, सींग हुए, ये सब चीज़ें भी इससे बनती हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द एक्टोडर्म देन विल फाइंड कि द फर्स्ट लेयर, द स्ट्रक्चर विच इज बीन फॉर्म्ड इज एपिडर्मिस, द आउटर लेयर ऑफ द स्किन, एंड द रिलेटेड ग्लैंड्स, द एपिडर्मल ग्लैंड्स लाइक स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड्स एक्सेट्रा। देन the derivative of the skin like hair, nail, hoof, antelope, horns, etc. These all components are being derived from the ectoderm. In addition to that, the pigment cells which are present in the skin, whether they are the chromatophores or they are the melanophores, all these type of the pigment cells are being also derived from the ectodermal area. जो त्वचा में जो कनरंगा कोशिकाएं पाई जाती हैं वो चाहे हमारे केस में मेलानिन्स की हों और चाहे जो कैमलियन टाइप के जानवर हैं या जो गिरगिट टाइप के जानवर हैं उनके केस में वो क्रोमेटोफोर्स हों। तो चाहे क्रोमेटोफोर्स हों या मेलानोफोर्स हों, इन सब का जो निर्माण होता है वो होता है एक्टोडर्म की कोशिकाओं से। इसके अलावा एक्टोडर्म से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी बनती है वो बनता है हमारा पूरा नर्वस सिस्टम। जो हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स हैं, इन सब का भी फॉर्मेशन जो होता है दैट इज़ फ्रॉम द नर्वस एक्टोडर्म। एंटायर नर्वस सिस्टम इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म। पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टोडर्म से बनता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो पिनियल ग्लैंड होती है, ये पिनियल ग्लैंड भी एक्टोडर्म से बनती है। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, एड्रिनल ग्लैंड में दो हिस्से होते हैं, कॉर्टेक्स वाला हिस्सा, एक मेडुला वाला हिस्सा। तो जो मेडुला वाला हिस्सा होता है, जो यानी एड्रिनल ग्लैंड का जो अंदर वाला भाग होता है, दैट इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म। ये भी एक्टोडर्म से बनता है। देन पोस्टीरियर एंड मिडियन पिट्यूटरी, द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी एंड मिडियन पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी, दीज आर ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्मल सेल्स। यानी एक्टोडर्म से पिट्यूटरी का जो मिडियन पार्ट होता है, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, उनका निर्माण होता है। इसके बाद हमारी आँख के ऊपर जो परत होती है कंजक्टाइवा की, जो झिल्ली होती है आई बॉल के ऊपर कंजक्टाइवा, उसका भी फॉर्मेशन इसी से होता है। हमारी कॉर्निया, लेंस, रेटिना, इनका भी फॉर्मेशन एक्टोडर्म से होता है। रेटिना होती आँख के अंदर है, but it is derived from the ectodermal cells. So the conjunctiva, cornea, lens and retina are also derived from the ectodermal cells. Then internal ear is derived from the ectodermal cells. जो हमारी एक्चुअली वो नर्वस सिस्टम का भाग होता है, नर्वस सिस्टम से डेराइव होता है, जुड़ा नर्वस सिस्टम से प्रारंभिक स्तर पर जुड़ा रहता है और बाद में अलग होता है। तो जो हमारा आंतरिक कर्ण है, एक तो बाह्य कर्ण का हिस्सा हुआ और एक जो आंतरिक कर्ण है, जो जिससे हम लोग हेयरिंग का काम करते हैं, बैलेंसिंग का काम करते हैं, ये वाला हिस्सा जो है ये भी बनता है एक्टोडर्मल सेल्स से। होता वो अंदर है मगर वो बनता है एक्टोडर्म से है। इसके अलावा जो है वो नेजल, ओरल, रेक्टल, वेजाइनल और यूरेथ्रल लाइनिंग, यानी नेजल चैम्बर की लाइनिंग, बकल कैविटी की लाइनिंग, जो हमारे एनल अपर्चर की लाइनिंग है, एनल पैसेज की लाइनिंग है, वेजाइनल पैसेज की लाइनिंग जो है, यूरेथ्रल पैसेज की जो लाइनिंग है, इनका भी फॉर्मेशन जो है वो एक्टोडर्म सेल से होता है। तो द लाइनिंग ऑफ द नेजल चैम्बर, ओरल चैम्बर, ओरल कैविटी
rectal cavity, vaginal chamber or lining of the vagina, the lining of the nasal, oral, rectal, vaginal and urethral area are being derived from the ectodermal cells. And then lastly, the enamel of the tooth. हमारे दांत के बाहर जो आवरण होता है, सबसे बाहरी वाला आवरण, दांत के दो हिस्से हो जाते हैं। एक अंदर का पार्ट होता है जिसे हम डेंटिन कहते हैं, और उसके बाहर एक कठोरतम भाग होता है जिसे हम इनेमल कहते हैं। तो इनेमल वाला पार्ट जो होता है, इट इज़ ऑल्सो बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ectodermal cells। एक खास तरीके की सेल्स होते हैं, इनको एमिलोब्लास्ट सेल्स कहा जाता है। और ये एमिलोब्लास्ट सेल जो होती हैं, ये डेंटिन के ऊपर लगी हुई होती हैं। जो हमारा टूथ का स्ट्रक्चर होता है, उसमें डेंटिन वाली लाइनिंग के ऊपर एमिलोब्लास्ट सेल्स लगे होते हैं, जो कि एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। उनसे इनेमल सिक्रीट होती है। एंड इनेमल इज सेड टू बी द हार्डेस्ट पार्ट इन द बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। इसके बाद अगर हम लोग सेकेंड कंपोनेंट की बात करें, दैट इज द मेसोडर्म। मेसोडर्म जो है, ये सेकेंड लेयर कहलाती है, जो मध्य स्तर कहलाता है। एंड मेसोडर्म जो होता है, इससे बनती क्या है, दैट इज द डर्मिस ऑफ द स्किन। स्किन के दो भाग होते हैं, एक एपिडर्मिस और एक डर्मिस। तो जो एपिडर्मिस वाला भाग था, वो तो बना था एक्टोडर्म से, पर जो इसके नीचे का जो पार्ट होता है, जिसे हम लोग डर्मिस कहते हैं, जिससे एक्चुअली लेदर ऑब्टेन किया जाता है, चमड़ा प्राप्त किया जाता है, तो दैट लेयर इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म। देन ऑल मसल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म। सारी मसल्स हमारी बॉडी की जितनी भी होती हैं, किसी भी तरीके की मसल्स हो, सबका फॉर्मेशन जो है वो मेसोडर्म से होता है। हमारी नोटोकॉर्ड, अभी हम लोग बात कर चुके हैं यहाँ पर, ये नोटोकॉर्ड का एरिया जो है, जो कि हमारी हायर एनिमल्स के केस में, वर्टिब्रेट्स के केस में क्या होता है कि जो सेंट्रम बनाता है वर्टिब्री का, ये नोटोकॉर्ड का एरिया जो है, ये भी हमारी मेसोडर्म से बनता है। इसके अलावा एंटायर स्केलेटल सिस्टम, वेदर इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज और द बोन, दैट इज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्मल सेल्स। हमारे शरीर का समस्त कंकाल, चाहे वो कार्टिलेज का बना हो और चाहे बोन का बना हो, ये सारा का सारा कंकाल जो है वो बनता किससे है, वो बनता है मेसोडर्म की कोशिकाओं से। देन एंटायर एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों सिस्टम जो हैं, जो कि बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ये दोनों भी बनते हैं मेसोडर्म के हिस्से, मेसोडर्म के लेयर से। यानी कि द एक्सक्रीटरी सिस्टम and the reproductive system, both of these systems are being derived from the mesodermal cells or the layer of the mesoderms. Then the cortical part of the adrenal gland, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, जब यहाँ पर बात की थी कि यहाँ पर मेडुला वाला हिस्सा, जो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर का हिस्सा होता है, वो बनता है एक्टोडर्म से। पर जो पेरिफेरल पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का, कॉर्टिकल रीजन जो कहलाता है, वो बनता है मेसोडर्म से। यानी कि मेसोडर्म एड्रिनल ग्लैंड जो है, उसमें दो तरह के सेल्स इन्वॉल्व हैं। एक जो बाहरी हिस्सा है वो मेसोडर्म से बना है, पर जो उसके अंदर का हिस्सा है वो बना है किससे, वो बना है एक्टोडर्मल सेल्स से। इसीलिए क्या होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर के जो इंटरनल पार्ट से या मेडुला वाले पार्ट से जो सिक्रीशंस होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ और जो हमारे नर्वस सिस्टम से जो केमिकल्स निकलते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती होती हैं। तो ये जो है एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टिकल पार्ट है, वो भी एक्चुअली बनता किससे है, वो बनता है मेसोडर्म की सेल्स से। इसके अलावा बॉडी के सारा का सारा कनेक्टिव टिश्यू, जो स्किन, बोन्स और के बजाय बीच में जो भरा हुआ हिस्सा होता है, वो सब भी बनता है मेसोडर्म की सेल से। एंटायर कनेक्टिव टिश्यू इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म। देन अब आई के बारे में अभी हम लोगों ने बात की थी कि कंजक्टाइवा, कॉर्निया, लेंस, रेटिना, ये सब किससे बनते थे, ये बने थे एक्टोडर्म से। मगर जो आईबॉल का बाहरी हिस्सा होता है, जो हमारी नेत्रगोलक का जो बाहरी आवरण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्क्लेरॉइड, तो स्क्लेरॉइड और उसके नीचे लेयर होती कोरोइड की। तो स्क्लेरॉइड, कोरोइड और आइरिस या सिलेरी बॉडी वगैरह जो है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा बनता है मेसोडर्म की कोशिकाओं से। सो द पेरिफेरल पार्ट, द आउटर पार्ट ऑफ द आईबॉल, that is composed of the scleroid, and then second layer, that is the choroid. Both of these layers have been derived from the mesoderm, whereas the innermost lining, the retina, was derived from the ectoderm. Then entire coelomic epithelium and the coelom of the body, entire coelomic epithelium and coelom of the body, ये जो cavity है, this cavity will later on form the coelom. What is definition of the coelom? Coelom is formed by the splitting of the mesodermal cells. So the true coelom which has been formed here, this is of mesodermal origin, and then these lining
of the coelomic cavity, they will also develop from the mesodermal cells. So the coelomic cavity and the lining of the coelomic cavity both are derived from the mesodermal layer. जो शरीर की उदर गुहा जो होती है वो और उसके किनारे किनारे परिधि भाग में जो झिल्लियाँ पाई जाती हैं, इनका निर्माण भी जो है वो होता है मेसोडर्म से। इसके बाद अंदर की झिल्लियाँ जो होती हैं, जहाँ पर एक दोहरी परत हो जाती है जो कि विसरल ऑर्गन को सपोर्ट देने का काम करती हैं, उस दोहरी परत के लिए हम लोग कहते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं मेसेंट्री। उस डबल लेयर ऑफ द सेलोमिक एपिथेलियम के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं मेसेंट्री, विच हेल्प्स इन सपोर्टिंग द इंटरनल ऑर्गन्स in hanging out of the visceral organs along with the vertebral column. This provides a supportive framework, and this is the structure which is named as mesentery, and mesenteries are of mesodermal origin. Then the outer lining of the heart, that is the pericardium, and the outer lining of the lungs, that is the pleuron. The pericardium and pleuron, both of these layers are also derived from the mesoderm. जो पेरिकार्डियम का हिस्सा वो और जो प्लूरॉन का हिस्सा, ये दोनों ही मेसोडर्म से बनते हैं। इसके अलावा अभी हम लोगों ने बात की थी इनेमल की, कि इनेमल जो होता है वो एक्टोडर्म से बनता है, पर दांत का जो अंदर की लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज डेंटिन, एंड डेंटिन इज बीन सेक्रेटेड बाय स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, दोज आर कॉल्ड एज ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। तो these odontoblasts cells are actually of mesodermal origin, and that's why dentin of the tooth is also of mesodermal origin. जो दांत हमारा होता है, इसके बाहर जो आवरण था वो तो हमने बताया था कि एक्टोडर्म का बना हुआ है, एनामल का हिस्सा, पर जो दांत का आंतरिक भाग होता है ये डेंटिन का बना हुआ होता है, जिसका श्रावण जो है एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है, जिनको हम लोग कहते हैं ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। और ये ओडेंटोब्लास्ट सेल जो होती है ये मेसोडर्मल ओरिजिन की होती हैं। तो चूँकि ओडेंटोब्लास्ट सेल्स मेसोडर्मल ओरिजिन की हैं, इसीलिए हम लोग जानते हैं कि ये जो डेंटिन की परत है इसका भी निर्माण मेसोडर्म की कोशिकाओं से होता है। So dentin is also derived from the mesoderm. Then entire blood vascular system, including the heart, blood vessels, blood, lymph and lymphatic system, this is all of mesodermal origin. यानी पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरा का पूरा जो संचारी तंत्र होता है हमारे शरीर में, हार्ट है, हार्ट के बाद आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ब्लड कैपरीज हैं, फिर ब्लड है और लिम्फ है, लिम्फैटिक्स हैं, ये सब के सब चीज़ें जो हैं दीज आर ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। ये जितने भी रक्त से संबंधित जितने भी अवयव होते हैं, परिवहन परिसंचारी तंत्र से संबंधित जितने भी अवयव होते हैं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित जितने भी अंग होते हैं, ये सभी चीज़ों का निर्माण मेसोडर्म से होता है। चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो हमारी ब्लड वेसल्स हों, आर्टरी वेन्स हों, कैपिलरीज हों, चाहे वो लिम्फेटिक सिस्टम हो, चाहे वो ब्लड हो और चाहे वो लिम्फ हो, ये सब की चीज़ों का निर्माण जो है वो मेसोडर्म से ही होता है। और उसके बाद जो हमारी स्प्लीन एक ग्लैंड होती है जो कि स्टमक के साइड में प्रेजेंट होती है, ये स्प्लीन का फॉर्मेशन जो है ये भी एक्चुअली मेसोडर्म की कोशिकाओं से ही होता है। नाउ द थर्ड लेयर, दैट इज़ द एंडोडर्म। एंडोडर्म इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द बॉडी, एंड दिस लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द गट। एंटायर म्यूकस मेम्ब्रेन, जब हम लोग एलिमेंट्री कैनाल का क्रॉस सेक्शन काट के देखते हैं तो बाहर से रोसा होती है, उसके बाद मस्कुलर लेयर होती है, उसके बाद सब म्यूकोसा होती है और सबसे अंदर म्यूकोसा की लेयर होती है। तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में एसोफेगस से लेकर रेक्टम तक जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो म्यूकोसा की लेयर है, उसका फॉर्मेशन जो है वो एंडोडर्म से होता है। इनडायरेक्टली वी कैन से कि ये पूरी की पूरी ये वाली लेयर जो है ये हमारी पूरी गट लाइनिंग की फॉर्मेशन करती है। यानी गलत जैसे ही हम फूड निकल लेते हैं उसके बाद वहाँ से लेके और रेक्टम में जब तक फूड पहुँचता है तो एनल लाइनिंग के थोड़ा सा पहले तक सारा का सारा एरिया जो है दैट इज़ ऑफ एंडोडर्मल ओरिजिन। इसके बाद एलिमेंट्री जितने, जब जाहिर है कि गट की जो म्यूकोसा है वो इससे बनी है एंडोडर्म से, तो वहाँ पे जितनी भी तरह की ग्लैंड्स पाई जाएंगी, चाहे वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हों, चाहे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हों, चाहे ब्रूनर्स ग्लैंड हों, चाहे क्रिप्ट ऑफ फिबरकोन हों, ये सारी की सारी ग्लैंड जो होती हैं दे आर ऑल्सो ऑफ एंडोडर्मल ओरिजिन। तो जितनी भी ग्लैंड्स एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती हैं, इन सब का जो फॉर्मेशन है ये होता है एंडोडर्मल लेयर से। सो ऑल ग्लैंड्स इन द एलिमेंट्री कैनाल are originated or derived from endodermal cells.
Then our tongue, liver, pancreas, thymus, these are the structures which are also developed from the endoderm. हमारी जो the tongue, liver, pancreas and thymus gland, these are the structures. The tongue, which is the part of the buccal cavity, which is of endodermal origin. Then liver, pancreas, both of these are the important digestive glands, and these are also of endodermal origin. Then thymus, which is an endocrine gland, it is also of endodermal origin. Then our respiratory structure, the part, most of the respiratory system, the lungs are of एंडोडर्मल ओरिजिन. हमारे जो फेफड़े हैं, जो श्वसन तंत्र है, इसका निर्माण भी एंडोडर्म से होता है. देन एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी. अभी हम लोगों ने बात की थी पहले दैट पोस्टीरियर लोब एंड मीडियन लोब ऑफ द पिट्यूटरी इज ऑफ एक्टोडर्मल ओरिजिन, बट द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी इज ऑफ एंडोडर्मल ओरिजिन. जो हमारी पिट्यूटरी का जो प्रारंभिक भाग होता है, जिसे हम एंटीरियर एंड कहते हैं, उसका निर्माण जो होता है वो होता है एंडोडर्म की कोशिकाओं से. इसके बाद हमारी थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये दोनों भी बनते हैं एंडोडर्म से. यानी एंडोडर्म के हिस्से से थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड बनते हैं. सो वी कैन से थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, दीज आर ऑल ऑफ एंडोडर्मल ओरिजिन. देन द मिडिल ईयर, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं इनर ईयर की. इनर ईयर जो था दैट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म, बट द मिडिल ईयर, चैम्बर ऑफ द मिडिल ईयर, इट इज़ ऑल विच इज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोडर्म. तो जो हमारे मध्य कर्ण के जो अवयव होते हैं, इनका निर्माण भी जो होता है वो एंडोडर्म की कोशिकाओं से होता है. इसके बाद जो मिडिल ईयर से एक डक्ट आती है जो कि हमें फेरिंग्स में आके खुलती है, वो डक्ट कहलाती है यूस्टेकियन ट्यूब. ये यूस्टेकियन ट्यूब जो है ये भी बनती है एंडोडर्म की कोशिकाओं से, क्योंकि फेरिंग्स की लाइनिंग ही अंदर पीछे चली जाती कान तक, और वो जाकर के एक डक्ट कनेक्शन फॉर्म कर लेती मिडिल ईयर चैम्बर के बीच में और फेरिंग्स के बीच में. तो वो डक्ट जो है, कनेक्टिव डक्ट जो है, ये भी एंडोडर्मल ओरिजिन की होती है. तो द कनेक्शन बिटवीन द मिडिल ईयर एंड द फेरिंग्स विच इज नेम्ड एज यूस्टेकियन ट्यूब, इट इज़ ऑल्सो ऑफ एंडोडर्मल ओरिजिन. We had already discussed that the lungs, trachea, bronchia and bronchial tubes etc., all these components have been derived from the endoderm. ये सारे कंपोनेंट जो होते हैं एंडोडर्म से बनते हैं, यानी कि श्वसन तंत्र का पूरा जो निर्माण होता है वो एंडोडर्म से होता है. Now, this is about the basic information. This is not a very detailed information. This is just an idea that which of the germinal layers are going to form which component of the body. हमारे शरीर के जो विभिन्न जो भ्रूणीय स्तर हैं वो भविष्य में चल के किन अंगों का निर्माण करेंगे, उसके बारे में ये आधारभूत जानकारी है. और इसके बाद अगले जो लेक्चर्स होंगे वो दूसरे टॉपिक पर होंगे, और आप लेक्चर्स को जो देखते हैं उनसे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप ये भी करते जाएं कि इन लेक्चर्स को ये जो देखते हैं, अगर आपको लगता है कि उपयोगी हैं और बच्चों के काम आ सकते हैं, तो आप दूसरे बच्चों को, जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको चाहिए कि उनको बहुत अच्छी हेल्प मिल जाए सब्जेक्ट में, तो उनको आप जो है ये लेक्चर्स फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनको शेयर कीजिए, आप भी सब्सक्राइब कीजिए और इनको लाइक भी कीजिए. इन पे अगर कोई आपका कमेंट है, व्हेन यू फील लाइक दैट देयर इज समथिंग टू से रिगार्डिंग द वीडियोस, देन यू कैन कमेंट ऑन दोज. तो आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल्सो सब्सक्राइब, लाइक, comment and share these videos with all other students, those which are preparing for different competitive exams, NEET, the PGT, TGT or the SSC or other competitive exams where the basic concept of the biology is required. So you can share with these videos with those students. Thank you very much.